वेलकम बैक। अब तक हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर को डिस्कस करने के पहले हम लोगों को ऑस्मोसिस के बारे में समझना होगा। क्या समझना है? ऑस्मोसिस को समझना है। देखो, व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज मूवमेंट ऑफ solute particles from higher concentration to lower concentration. लेट्स से यहां पर परफ्यूम रखा हुआ है, तो ये परफ्यूम क्या करेगा? हर तरफ स्प्रेड हो जाएगा। तो दिस विल बी नोन एज डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस थोड़ा उल्टा होता है। लेट्स से अपने पास एक सेल है, कोई भी एनिमल का सेल या प्लांट का सेल आप ले लीजिए। तो इसके अंदर सॉल्ट पार्टिकल्स होते हैं। सॉल्ट इज डिजॉल्व। सॉल्ट भी हो सकता है और बाकी कोई और भी सॉल्यूट हो सकते हैं, ठीक है? इट कैन बी एनी सॉल्यूट। तो नाउ लेट्स से इसको मैं पानी के अंदर रखा। दिस इज केप्ट इनसाइड वाटर। तो होगा क्या? वाटर के जो बाहर मॉलिक्यूल्स है ना, और अंदर भी वाटर के मॉलिक्यूल्स है, सेल के अंदर पानी होता है। इस केस में क्या होगा? ये सॉल्ट बाहर नहीं आएंगे, ये पानी के मॉलिक्यूल्स अंदर जाएंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स विल गो इनसाइड द सेल। आइडियली सेल से सॉल्ट को बाहर आना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होगा? सॉल्वेंट मूव करता है। ऐसा क्यों हुआ? सॉल्ट क्यों नहीं बाहर आया? बिकॉज दिस membrane of cell is semi permeable. It does not allow passage of solute. It allows movement of solvent. मतलब सेल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है उसको वाटर क्रॉस कर सकता है। वाटर अंदर भी जा सकता है, बाहर भी आ सकता है, बट सॉल्यूट ना अंदर जाएगा ना बाहर आएगा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पानी को या सॉल्वेंट को आने जाने देगा, सॉल्यूट को आने जाने नहीं देगा। तो ठीक है, अब आप सोचोगे कि पानी बाहर क्यों नहीं आया, पानी अंदर क्यों चला गया? देखो, समझना हमको, नेचर चाहता है इक्वालिटी। नेचर क्या चाहता है? इक्वालिटी चाहता है। बाहर देखोगे तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, मतलब जीरो है, कम है मतलब अंदर सॉल्यूट का ज्यादा है। तो नेचर इक्वालिटी कैसे अचीव करेगा? बाहर सॉल्यूट नहीं है तो बाहर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ सकता है, या अंदर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम किया जाना चाहिए। कम आप कैसे करोगे? कम करने के दो तरीके हैं। एक तरीका हुआ, सॉल्यूट को सेल के अंदर से बाहर निकाल दीजिए, तो सेल का जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है कम हो जाएगा। बट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सॉल्यूट को बाहर आने नहीं देगा। तो दूसरा तरीका क्या है? डिक्रीज करने का कंसंट्रेशन। पानी को इंक्रीज कर दीजिए, वाटर का अमाउंट इंक्रीज कर दीजिए, तो भी तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। तो ऑस्मोसिस में कंसंट्रेशन डिक्रीजेस बिकॉज सॉल्वेंट अमाउंट इंक्रीजेस। सॉल्यूट कम नहीं हो सकता क्योंकि सॉल्यूट जो होता है लॉक होता है, उसको लॉक कर दिया गया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में। तो सॉल्वेंट कहां जाएगा? कहां जाएगा? बाहर से अंदर। अब बाहर से अंदर नहीं बोलना होता है, आपको यह समझना है,
जहां सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है वहां से स्टार्ट करेगा, और जहां सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है वो वहां जाएगा। लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे जीरो है, हर बार जीरो नहीं हो सकता ना, और यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन। तो व्हाट इज ऑस्मोसिस? इट इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, एंड व्हाट इज डिफ्यूजन? इट इज मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो मूवमेंट ऑफ solvent particles from low concentration solution to high concentration solution, this is known as osmosis। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से सॉल्ट के अंदर आपको पता है, सॉरी सेल के अंदर आपको मालूम है, सेल में 1 ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का, 1 ग्राम पर लीटर। ठीक है, इमेजिन कीजिए कि बाहर यहां पर 2 ग्राम पर लीटर है और यहां पर 0.5 ग्राम पर लीटर है। तो मैंने क्या बोला है? सॉल्वेंट मूव करेगा, कहां से कहां मूव करेगा? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन या लो से हाई। याद रखिएगा डिफ्यूजन का उल्टा है। इन दिस सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। तो लोअर तो अंदर है तो बाहर आएगा, यहां लोअर कहां है? बाहर है तो अंदर आएगा। सिंपल है, ये ऑस्मोसिस हुआ। कौन अंदर जा रहा, कौन बाहर आ रहा? सॉल्वेंट आ रहा है। नेक्स्ट, दिस सॉल्यूशन विल बी नोन एज हाइपरटोनिक and this solution will be known as hypotonic. So what is hypertonic? A solution having higher concentration compared to another solution. तो हाइपरटोनिक का मतलब हो गया हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, एंड हाइपोटोनिक का हो गया लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। फिर एक आएगा आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब पता है? सिंपल सा, आइसो मीन्स इक्वल, तो इक्वल कंसंट्रेशन। क्लियर? अब आपसे पूछेगा इस वाले सॉल्यूशन में क्या होगा, ऑब्जर्वेशन पूछेगा, तो आपको बोलना है जब हाइपरटोनिक में रख देंगे ना तो पानी बाहर आएगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, तो वाटर मॉलिक्यूल अंदर से बाहर आएगा, तो सेल का साइज क्या होगा? छोटा होता जाएगा। और वही यहाँ पे क्या होगा? सेल का साइज बड़ा होता जाएगा, सेल स्वेल करेगा, इन्फ्लेट करेगा, और कुछ देर के बाद क्या होगा ना, सेल मेम्ब्रेन रप्चर भी कर सकता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज अमाउंट ऑफ प्रेशर इनसाइड। ज्यादा पानी चला जाएगा तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा ना अंदर, वो रप्चर भी कर सकता है। ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा? आपको एक्वेरियम के बारे में पूछेगा। तो मछली से कैसे क्वेश्चन पूछेगा? एक्वेरियम वाला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आपने एक्वेरियम लिया, एक्वेरियम में आपने रिवर वाटर डाल दिया या नॉर्मल वाटर डाल दिया, अंदर एक मछली आप खरीद के लाए। ये जो मछली है ये आप लेट से गोवा के बीच में पकड़े थे, तो ये कौन सा मछली है? ये मरीन फिश है, दिस इज मरीन फिश। अब क्या होगा? आपसे ऑब्जर्वेशन पूछेगा, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अंदर जो है सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और बाहर यहाँ पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम होगा। तो हम लोग क्या पढ़े? सॉल्वेंट विल मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। लोअर कंसंट्रेशन यहाँ है, हायर कंसंट्रेशन यहाँ है, तो पानी क्या करेगा? अंदर जाएगा। तो मीन्स
फिश क्या करेगा, ये स्वेल करेगा, ये स्वेल करेगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट, अब उल्टा करेगा। एक मछली लेगा और ये ओशन का वाटर है और ये जो है रिवर फिश है। फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर बोलेगा, ठीक है। एग्जाम में क्या बोलेगा, फ्रेश वाटर फिश। फ्रेश वाटर आपको समझना है नदी से है, तालाब से है। तो फिर से वही काम करना है, बाहर सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कम है। तो अभी मैंने क्या बताया था, सॉल्वेंट विल मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो क्या करेगा, बाहर आएगा, तो इट विल श्रिंक इन साइज। क्लियर है ये आपसे पूछेगा, समझ में आया? नेक्स्ट, अब हम लोग को डिस्कस करना है ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट किया जाएगा, इसका सिंबल पाई यूज होना है। आपको इस तरीके से समझना है, ठीक है। अपने पास दो कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट में प्योर वाटर है और इस कंपार्टमेंट में सी वाटर है, और यहां पे आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बताया ना। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करेगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पानी को आने जाने देगा और सॉल्ट को ब्लॉक करेगा। तो यहां पर क्या होगा, इन दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, this semi-permeable membrane will allow water movement from lower concentration of water to higher, from lower concentration of solute to higher concentration। तो इधर आपका कंसंट्रेशन ऑफ क्या है, जीरो है, मतलब लो है। इधर कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। ऑस्मोसिस में लो से हाई मूव करेगा, तो इधर जाएगा। क्लियर है ये? सो हम लोग बोल सकते हैं वाटर इज मूविंग फ्रॉम कंपार्टमेंट ए टू कंपार्टमेंट बी। अब क्वेश्चन है, व्हाई वाटर इज मूविंग फ्रॉम कंपार्टमेंट ए टू कंपार्टमेंट बी। हम लोग इस तरीके से समझे, अगर वाटर मूव कर रहा है ए से बी में, तो मतलब ए के पास हायर प्रेशर है और बी के पास लोअर प्रेशर है। सो व्हाई इज दिस वाटर मूविंग, वी विल से देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन कंपार्टमेंट ए एंड कंपार्टमेंट बी। नाउ दिस डिफरेंस इन प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। This difference in pressure is known as osmotic pressure। तो A से B, A का प्रेशर हाई होगा और B का प्रेशर लो होगा। लेट्स से प्रेशर ऑफ A माइनस प्रेशर ऑफ B इज इक्वल टू 0.1। तो B का कम होगा और A का ज्यादा होगा। लेट्स से समहाउ मैंने यहां पर प्रेशर अप्लाई कर दिया, 0.1 अप्लाई कर दिया, तो अब दोनों तरफ प्रेशर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। नाउ सॉल्वेंट मूव नहीं करेगा। तो हाउ कैन आई मेजर द प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर? हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं पिस्टन के थ्रू और देखते हैं किस प्रेशर पे मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल स्टॉप हो गया। तो जब स्टॉप हो गया तो मतलब क्या हो गया, दोनों तरफ इक्वल हो गया। तो द एक्स्ट्रा प्रेशर विच इज अप्लाइड ओवर विच साइड, सोल्यूशन साइड, इसको बोलते हैं सोल्यूशन, इसको बोलते हैं प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन नहीं, यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट बोलकर डिफाइन किया गया है। तो द एक्स्ट्रा प्रेशर रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड ओवर सोल्यूशन टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स
is known as osmotic pressure. The extra pressure required to be applied over solution compartment to prevent or stop entry of solvent molecules is known as osmotic pressure. सिंपल सा है ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन. नाउ दिस ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है C इंटू आर इंटू टी. व्हाट इज C? मोलारिटी ऑफ सॉल्यूट, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन या मोलारिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन. समझ में आया? ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, यहीं से कैलकुलेट होगा. देखो R जो है हम लोग 0.082 लीटर एटीएम लेंगे, 8.314 ले सकते हैं, बट जब 8.314 लेंगे ना तो काफी कुछ डिफिकल्ट हो जाएगा कैलकुलेशन. बहुत सारे यूनिट का हम लोग को फिर ध्यान रखना होगा. C को हम लोग मोलारिटी मोल्स पर लीटर में एक्सप्रेस नहीं, जब C को मोल्स पर लीटर में कर दिए ना तो हमेशा याद रखिएगा R को 0.082 लेना है आपको. 0.082 लीटर एटीएम मोल इनवर्स लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स. ठीक है, ये आर का यूनिट पता होगा, मैं वैल्यू बता दिया 0.082. 8.314 लेंगे तो पता है ये कंसंट्रेशन को मोल्स पर लीटर में नहीं लेना होगा, फिर मोल्स पर मीटर क्यूब में लेना होगा. 8.314 लेना मतलब मोल्स पर मीटर क्यूब में कंसंट्रेशन लेना होगा. तो वो हम लोग जनरली करते नहीं है, कंसंट्रेशन को मोल्स पर लीटर में ले रहे हैं, इसीलिए हम लोग 0.082 लेंगे. ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट अब हम लोग समझेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस. देखो 0.1 था यहाँ का प्रेशर डिफरेंस, तो 0.1 अप्लाई कर देंगे तो सॉल्वेंट का मूवमेंट रुक जाएगा. व्हाट इफ मैं 0.1 से ज्यादा अप्लाई कर दूंगा? 0.1 से अगर ज्यादा अप्लाई कर दूंगा ना तो वाटर इधर से इधर चला आएगा, यहां से यहां चला आएगा. So now what is happening? Pressure more than osmotic pressure is applied over what? Solution compartment. Pressure more than osmotic pressure is applied over solution compartment. As a result, solvent molecule will move out of the solution. Pure solvent molecule will move out of the solution. This phenomena will be called osmotic pressure. This phenomena will be called osmotic pressure. So this phenomena will be called reverse osmosis. When pressure more than osmotic pressure is applied over solution, then pure solvent moves out of solution compartment. This phenomena is called रिवर्स ऑस्मोसिस. समझ में आया? दिस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस. क्लियर है ये? नाउ अब आपसे पूछेगा इसका एक एप्लीकेशन, तो इसका सिंपल सा एप्लीकेशन है डीसैलिनेशन प्लांट. ना व्हाट इज डीसैलिनेशन प्लांट? देखो बहुत जगह क्या होता है ना, पीने के लिए ओशन का वाटर या सी वाटर यूज करते हैं, समुद्र का पानी यूज करेंगे, बट वी नो सी वाटर दे हैव हाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज सॉल्ट. तो हाउ टू रिमूव सॉल्ट? तो देखो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस करते हैं, और उससे क्या होगा, मेम्ब्रेन से प्योर वाटर बाहर आ जाता है. दूसरा,
वाटर फिल्टर में यूज होता है। वाटर फिल्टर में ध्यान है, आरओ वाटर, आरओ इज नथिंग बट रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ इज नथिंग बट शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर है ये अपने को ध्यान रखना है। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहले रिलेटिव लोअरिंग का एक देख लेंगे, फिर डेल्टा टीबी डेल्टा टीएफ और एक ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी बुक से ही करने वाले हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए और आपसे सारे क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाने चाहिए। जो भी डाउट होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं, या तो व्हाट्सएप में पूछ लीजिए या फिर लाइव डाउट क्लास जब भी होगा उसमें आप पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मैं कॉपी कर रहा हूँ वैसे वैसे आप भी सॉल्व करते रहिए। क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन ने प्योर वाटर का वेपर प्रेशर बता दिया है, बोला है यूरिया ऐड किए हैं। प्योर वाटर में हम लोग यूरिया ऐड किए हैं, तो 850 ग्राम वाटर है, इसमें 50 ग्राम यूरिया ऐड किए, बोला है प्रेशर बताइए। तो P solution will be equal to P नॉट वाटर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्लस 0। देखो यूरिया इज अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, तो यूरिया का कंट्रीब्यूशन वेपर प्रेशर में 0 रहेगा। इंप्लाइज दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना होगा, तो मोल्स ऑफ वाटर निकालिए 850 बाई 18। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, एनसीईआरटी के साथ डेटा ऐसा देगा कि कटेगा नहीं। ये केमिस्ट्री में भी मैथ्स चेक करते हैं, तो इसका कोई उपाय नहीं है। मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, एनसीईआर सीबीएसई वाले कैलकुलेटर से करेंगे, सीबीएसई वाले कैलकुलेटर से नहीं करेंगे, आईसीएसई वाले कैलकुलेटर से करेंगे, क्योंकि आईसीएसई में कैलकुलेटर अलाउड है। ठीक है, देखिए यूरिया का मॉलिक्यूलर मास 60 आता है, मुझे याद है। देख रहे 50/60 कर दिया है, इसको 60 कर देता कितना आराम हो जाता, बट वो करेंगे नहीं ये लोग। देखिए बोला जाता है कि जॉइंट वगैरह के लिए सीबीएसई बोर्ड बेटर है, पर मैं आपको बता दूं जॉइंट वगैरह के लिए आईसीएसई ज्यादा बेटर होता तैयारी करने के लिए। इंग्लिश सिर्फ एक थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट आईसीएसई इज मोर अलाइन टू जॉइंट एंड इंजीनियरिंग, जॉइंट एंड नीट एग्जामिनेशन। चलिए जो भी हो, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया निकालना है, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ, हाँ यूरिया भी निकाल सकते हैं, वाटर भी निकाल सकते हैं, जो इच्छा आपकी निकाल सकते हैं। उसको 1 से माइनस कर देंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना आ गया, यह आ गया 0.98। ठीक है, तो दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तब इसको यहां प्लेस कर देंगे, पी सोल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट वाटर 23.8 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 0.98। तो दिस कम्स आउट टू बी 23.24 मिलीमीटर ऑफ Hg। क्लियर है ये। अब क्वेश्चन पूछा है रिलेटिव लोअरिंग कितना है। अच्छा इधर नहीं सॉल्व करना चाहिए,
तो रिलेटिव लोअरिंग इज इक्वल डेल्टा पी बाई पी नॉट विच इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। देखो मैं डेल्टा पी निकालूंगा फिर पी नॉट से डिवाइड करूंगा, मैं एक काम कर सकता हूं कि ये निकाल लिए तो डेल्टा पी निकाल ले, बट उससे आसान तरीका है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालने का। व्हाट विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का कितना है? 0.98, तो ये आंसर हो जाएगा 0.02। सो डेल्टा पी बाई पी नॉट इज 0.02, अप्रोक्सीमेटली 0.02 आएगा। क्लियर है? ये समझ में आया कैसे सॉल्व करेंगे? रिलेटिव लोअरिंग वाला एक इससे और डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे ना पहले। ठीक है, नेक्स्ट अब डेल्टा टीवी वाला करेंगे। तो सेम पेज पे है, पेज नंबर 55 पे है और 2.10 है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बोला है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 99.63 डिग्री सेल्सियस एट 750 मिलीमीटर ऑफ Hg। देखो 1 ATM में या 760 में 100 आएगा ना। मान लेते हैं कि थोड़ा एल्टीट्यूड में है, शिमला या दिल्ली वगैरह में है, इसलिए वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट लेसर है। बोल रहा है हाउ मच सुक्रोज नीड्स टू बी एडेड। क्वेश्चन लिखते रहिए, नीड्स टू बी एडेड सच दैट टू 500 ग्राम ऑफ वाटर such that boiling point equals to 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। डेल्टा टीबी निकाल दिया हुआ है। व्हाट इज डेल्टा टीबी? देखो उसी प्रेशर पे निकालना है, 750 पे निकालना है। 750 पे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना? 99.63। हमको चाहिए कितना? 100। प्योर वाटर का 750 पे 99.6 है। नमक डालिएगा तो बढ़ेगा या चीनी डालिएगा तो बढ़ेगा। तो 100 माइनस 99.63, दिस इज इक्वल टू 0.37। तो डेल्टा टीबी आपका आ गया। दिस इज वी नो इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी। देखो इस क्वेश्चन में केबी नहीं दिया है, बट एग्जाम में आपको केबी दिया रहेगा। देखिए इसका यूनिट निकालना आपको आना चाहिए केबी का। ठीक है, केबी का यूनिट निकालना आपको आना चाहिए, स्कूल एग्जाम में पूछता है ये। केबी का यूनिट बता दीजिए। नाउ मोलैलिटी कितना हो जाएगा? 0.37 बाई केबी विच इज 0.52 और ये आ जाएगा मोल पर केजी। तो दिस मोलैलिटी विल बी इक्वल टू 0.37 डिवाइडेड बाय 0.52, 0.711। ये आएगा मोल पर केजी। अब अपने को पता है मोलैलिटी इज नथिंग बट मोल्स बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, दिस विल बी इक्वल टू 0.711। तो इंप्लाइज दैट मोल इज इक्वल टू, मास कितना है? 500 ग्राम, मतलब 0.5 kg इंटू 0.711 implies that mole is equal to 0.711 इंटू 0.5। तो ये आ जाएगा 0.355 moles। तो now what is the mass? Mass is equal to 0.355 इंटू मॉलिक्यूलर वेट। अब देखो सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट, देखो आइडियल केस में आपको सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट याद रखना चाहिए, फिर भी करा दे। 12 इंटू 12 144 प्लस 22, 16 इंटू 11 160 प्लस 16 176।
दिस इज इक्वल टू 342। ठीक है, ये नंबर याद रखिएगा, सुक्रोज का होता है। तो दिस इज 0.355 इंटू 342। दिस इज 121.4 ग्राम। So we need to add 121.4 gram into 500 gram of water such that boiling point will raise by 0.37 such that boiling point comes to be 100 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? नेक्स्ट, अब हम लोग करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर का सीधा। ठीक है, अब आप बोलोगे डेल्टा टीएफ का क्यों नहीं करें? देखो डेल्टा टीएफ का भी तो वही होगा ना, जो डेल्टा टीबी का अगर सॉल्व कर सकते हैं तो आप डेल्टा टीएफ भी सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, calculate osmotic pressure when 1 gram of polymer, मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर का है 185,000 ग्राम, is added to 450 ml of water at 37 डिग्री सेल्सियस। पाई को निकालने बोला है पैस्कल में। ठीक है, एटीएम में नहीं बोला है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एटीएम में निकालेंगे फिर पैस्कल में कन्वर्ट करेंगे। तो वी नो, सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, वी नो पाई इज इक्वल टू सी इंटू आर इंटू टी। टेम्परेचर कितना 310 केल्विन, देखो 37 दिया है। आर कितना अभी बताए थे 0.082 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। मैं बार बार बोल रहा हूँ 8.314 यूज कर सकते हैं, तो फिर इसको आप पर मीटर क्यूब में कीजिएगा। ठीक है, उसको फिर आप पर मीटर क्यूब में कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सी क्या है, मोलारिटी है, मोल बाय वॉल्यूम। तो दिस इज मोल, कितना आएगा, मोल हो जाएगा 1 ग्राम बाय ये मोल। वॉल्यूम दिया हुआ है 0.45 लीटर, 450 ml दिया है ना, तो सी हो जाएगा 1/185,000 इंटू 0.45 मोल पर लीटर। तो पाई आया 1/0.45 इंटू 185 इंटू 000 इंटू 0.082 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स इंटू 310 केल्विन। देखो इतना इसलिए कराए है, इसका कंसंट्रेशन इसका क्या था, मोल पर लीटर था। तो देखो मोल और मोल चला गया, यहाँ लीटर है और ये लीटर गया। अगर 8.314 यूज करेंगे ना तो वहां लीटर नहीं आता है, मीटर क्यूब आता है। केल्विन इनवर्स केल्विन चला गया, तो बचा क्या आपका, एटीएम बचा। बचना भी चाहिए था एटीएम को सिर्फ। ठीक है, अब कैलकुलेट करना होगा।
तो ये आया ये आना चाहिए। 10 का पावर आप देख लीजिएगा जरा, ठीक है। 10 का पावर में मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। तो एटीएम है, तो पाई विल बी इक्वल टू 3.05 इन 10 का पावर -4 इंटू 1.01 इन 10 का पावर 5 पास्कल। सो ये आ जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 30.5 पास्कल। 10 का पावर खाली देख लीजिएगा, ठीक है। मुझे लगता है 10 का पावर है, मैंने शायद कहीं मिस कर दिया होगा। चलिए एक बार और करके देख ही लेते, मिस क्या करना। 0.082 इंटू 310 नहीं, ठीक है 2.05, हाँ ठीक है ठीक है। तो आपका आंसर ये आना चाहिए। क्लियर है ये? तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन था ये। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और वैन टॉप फैक्टर।